यूपी के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया 10 तारीख को और 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हुई। उसके बाद जिस तरीके से इसका प्रोपोगेंडा किया गया, जिस तरीके से इसे प्रमोट किया गया, इवन प्रधानमंत्री भी उसके अंदर शामिल रहे और तमाम मंत्री इसमें शामिल रहे और जगह जगह की राज्य सरकारों ने इसे टैक्स फ्री किया और कुछ जगह के डीजीपी ने तो यहाँ तक कहा, ऑर्डर कर दिया है कि भाई जो पुलिस कर्मचारी अकेले या अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने जाना चाहते हैं उनको छुट्टी दी जाए। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपने कर्मचारियों को मुफ्त में टिकट बुक करके दिए कि आप लोग जाइए और फलां शो आप जो है इस फिल्म का देख कर आइए। तो इसकी जो रिलीज़ की गई है, रिलीज़ की डेट है, इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक मंशा है। और जहाँ तक हमारी समझ में आता है, मॉडस ऑपरेंडाई, कार्य करने का तरीका मोदी जी का, बीजेपी का, आरएसएस का देखकर उससे लगता है कि अब सारे मुद्दे चूँकि चुक गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपी में इस बार हिंदू मुसलमान या जाट मुसलमान के ध्रुवीकरण पे इलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये राष्ट्र में ध्रुवीकरण के लिए पहला कदम है। अभी ऐसे 2 साल में कई आते रहेंगे। क्या मकसद क्या है? पॉलिटिकल अचीवमेंट के इससे देश में बंटवारा हो और अपना वोट जो है वो किसी मुद्दे के ऊपर एक जगह जमा हो और बिखराव ना हो, और ताकि हम जो ये कह सकें कि देश भर में माहौल था और हमारी जीत जो है, तो वो देश में अभी माहौल बनाना शुरू किया है उन्होंने। टीवी चैनलों में इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, रो रहे हैं एंकर भी, आए हुए जो अतिथि हैं वो भी रो रहे हैं। पूरा ऐसा ड्रामा सा क्रिएट किया जा रहा है स्टूडियो में बैठकर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं इस पर टोटल पे बात करना चाहूँगा आपसे कि देखिए, जहाँ भी कहीं ऐसा होता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कश्मीर फाइल्स में कश्मीरियों के ऊपर उत्पीड़न दिखाया गया, उसमें 90 के लगभग हत्याएं दिखाई गई और 4 लाख के लगभग बताया गया कि कश्मीरियों को एक रात में, कश्मीरी पंडितों को एक रात में ही कश्मीर छोड़ना पड़ा। तो इसका एक डायमेंशन मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बस छोटा सा। भगवान परशुराम ने, ब्राह्मणों ने 21 बार इस भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया। आज ये बात खोखली साबित हो रही है। अगर वो इतने सक्षम थे तो ये कथा मात्र निकली। अगर वो इतने सक्षम थे तो एक धमकी पे इस तरह से नहीं जाते। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, ब्राह्मण झूठे थे, वो जो परशुराम की कहानी गढ़ी जाती है उसको झूठा मानते हैं। जी, वो जो बहादुरी उसमें दिखाई गई कि उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था 21 बार। तो और क्षत्रिय आज भी आपको मिल रहे हैं, क्षत्रिय विहीन धरती नहीं हुई है। तो इससे एक बात तो कम से कम क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये रही कि इन्होंने जिस तरीके से इस प्रोपोगेंडा को फैलाया है और जिस तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, उसमें हम इतिहास में अगर जाएंगे तो हमारे सामने कई इंसिडेंट ऐसे हैं कि जो ये बताते हैं कि ये डीएनए बोल रहा है। जैसे आपने देखा कि 700 के लगभग किसानों ने अपनी शहादत दिल्ली के बॉर्डर पे दे दी, लेकिन वो हटे नहीं। दिल्ली जब मुग़लों की, इस्लाम की एक बहुत बड़ी गद्दी बन गई थी, कश्मीर ऐसी कभी नहीं बनी। तो जब बन गई थी तब भी यहाँ से गुजर, जाट, राजपूत, इन्होंने अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ी और ये यहाँ से कहीं नहीं भागे। तो इसका मतलब यह, और ना उन्होंने आज तक इस बात का स्यापा करा है। तीसरी चीज़ कि जो गुजरात के अंदर दंगे होके और जिस तरीके से जेनोसाइड किया गया वहाँ पे, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं होने दिया गया और उसके ऊपर भी कोई रोना पीटना ऐसा नहीं मचा। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो ये शोषण तो लगभग 5000 साल से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में दलितों ने बारंबार और अनेक जगहों पे भुगता है। तो उन्होंने भी तो इस तरीके का कोई स्यापा नहीं किया और अपने अधिकार के लिए वो लड़े। तो ये ड्रामा है आपकी नज़र तो में? ये एक डीएनए जो है, ये छाती पीट के रोना। देखिए, टीवी पे तो अलग बात है, लिंक पे पिक्चर देखना अलग बात है, लेकिन आज जो कश्मीरी पंडितों की दिल्ली के अंदर अवस्था दिखती है, उसमें टैक्स फ्री करने के बाद भी मेरे हिसाब से करीबन 150 रुपये का टिकट तो होगा। कारों में बैठकर 150-200, जहाँ टैक्स फ्री नहीं है वहाँ 300 रुपये का टिकट लेकर, और उस गड़े मुर्दे को रोने जाना इनका, और जिस तरीके से उसके अंदर ये रोना पीटना मच रहा है और उसे जिस तरह से राष्ट्र से जोड़ा जा रहा है, तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीति को इंगित कर रहा है। अगर सर कश्मीर जेनोसाइड था वो मामला, तो गुजरात के 2002 के दंगे, 1984 के दंगे, या आए दिन दलितों को घर से, गाँव से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है, मिर्चपुर जैसे कांड हो गए, तमाम दलितों को मारा गया। आपने मूवी देखी होगी, जय भूम मूवी भी आई है, द सुद्रा मूवी आई है, आर्टिकल 15 आई है। तो क्या ये विषय नहीं बने सर? देखिए, जो यहाँ की मानसिकता है, इससे पहले तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू की जो खूबी है वो वर्ण व्यवस्था है। इस्लाम में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, क्रिश्चियनिटी में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, बुद्धों में, सिखों में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है।
लेकिन हिंदू धर्म की जो खूबी है वो वर्ण व्यवस्था है। इसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, फिर उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है और फिर शूद्र है। तो शूद्र को तो इन्होंने एक बहुत लंबे समय तक अछूत मानकर और इंसान ही नहीं माना। इसे मैं ही नहीं कह रहा, इसे अगर आप ऑथेंटिक रूप में सुनना चाहें तो अमेरिका में जाके स्वामी विवेकानंद ने भी कहा। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में भी आपको शायद इस बात की जानकारी हो कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद और बहुत बड़ी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान जब सत्ता में आया तब उसने शूद्र महिलाओं को अपने स्तन ढकने की, ब्राह्मणवादी व्यवस्था उस स्तन को ढकने नहीं देती थी। हाँ, उस औरतों से और आदमियों से तो अछूत, औरतों से तो अछूत, लेकिन देवदासी प्रथा में एक गरीब की कन्या जो कि शूद्र होती थी नॉर्मली, अगर उसके बालों में जटाएं पड़ जाती थी तो उसको जो है मंदिर की प्रॉपर्टी मान लिया जाता था। तो ऐसा शोषण तो कुछ जातियों ने हजारों साल, प्रथा है जो आज भी चल रहा है ना साउथ में। हजारों साल के इस शोषण को झेला, उनके दर्द को हमने दर्द नहीं समझा। बाकी कुछ जाति प्रजातियों ने, कुछ धर्मों ने समय समय पे अलग अलग टाइम पे, लेकिन ऐसा रोना पीटना और ऐसा स्यापा हमने आज तक नहीं देखा। और ड्रामा नहीं है तो फिर क्या है, हमें उनके दुख और दर्द के साथ सहानुभूति तो है, लेकिन उसे इस तरह से पेश किया जाना कि गिरिराज सिंह जैसा आदमी भी रो रहा था, अनुपम खेर रो रहे हैं। अनुपम खेर रो रहा था। और मैंने फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन उसकी एक छोटी सी क्लिप देखी है जिसमें अनुपम खेर कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने यहाँ पे फिर इस्लाम कैसे फैला, तो उन्होंने कहा सूफियों की तलवार से। ये बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। इस्लाम में ही सूफी नहीं है, गुरु महाराज की वाणी भी सूफी वाणी है। जो इन्हें सिख बना रहे हैं वो दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बना रहे हैं। सिखों का 84 में दिल्ली के अंदर कत्लेआम इससे कहीं ज़्यादा भयंकर था, लेकिन उनके लिए रोने वाले, ऐसी फिल्में बनाने वाले कहाँ चले गए थे। तो विवेक अग्निहोत्री की ये जो फिल्म है ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। देखिए, मेरे को अभी इस बात की जानकारी नहीं है, आपके श्रोता भी मुझे इसकी जानकारी करके कमेंट में आपके चैनल पे भेज सकते हैं कि एक तरफ तो पंडित आ गए, फिल्म का बनाने वाला भी पंडित है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है? डायरेक्टर तो ये हो गए, इसका स्टोरी इनकी हो गई, लेकिन इसका प्रोड्यूसर कौन है? अगर मेरे को जानकारी करके बताइएगा। अगर कोई बनिया निकले, कोई जैन निकले, तो फिर आप मान लीजिएगा ये टोटल राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। देखिए, हमारे यहाँ अभी सर जैसे कहा गया, बीजेपी सरकार आई, धारा 370 हटाई गई कि पंडित वापस बसेंगे कश्मीर में जाकर। वो एक राजनीतिक पहलू है जिसके डायमेंशन पे अगर आपने मुझे कभी समय दिया तो मैं आज उसका जिक्र भर कर दे रहा हूँ, और अगर आपने कभी समय दिया तो उस पर हम तफसील से बातें करेंगे, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है और सबको कवर किया जाना ज़रूरी है। आज कांग्रेस के ऊपर रोना हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि सेकुलरिज्म ने इसके ऊपर पर्दा डाले रखा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि उस टाइम पे सरकार किसकी थी केंद्र में? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। वो किसके समर्थन से चल रही थी? वो बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। उस वक्त वहाँ पे गवर्नर कौन था? हिंदू था, सेना भी वहाँ थी। आज ये उसी बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि संविधान भी था, सेना भी थी, सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस इसमें दोषी कहाँ है? कांग्रेस ने तो अपने घर के अंदर इस विचारधारा से लड़ने में कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये सिवाय प्रोपोगेंडा के और कुछ नहीं है। अब दुख है, हमें भी दुख है जब भी कोई ऐसी हत्या होती है और सामूहिक हत्या होती है। बिहार में भूमिहार सेना ने, रण सेना ने क्या किया था? उनके लिए आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए? और तो और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जब बर्मा में रोहिंग्याओं के साथ इतना हुआ तब यही ताकतें यहाँ पे हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी। तो ये वो लोग हैं जो दूसरे के दर्द को पे हंसते हैं और अपनी उंगली में भी अगर चोट लग जाए, दूसरे का गला कट जाए तो इन्हें दर्द नहीं उठता। नफरत बढ़ाई जा रही है, नफरत की एक खाई बढ़ती जा रही है इस प्रकार की फिल्में बनाकर। उनका ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान की जो आत्मा का केंद्र है वो आस्था है, प्रेम है। ये आम आदमी यहाँ का ऐसा नहीं है। मैं कैथल से कलकत्ता साइकिल से गया था, मैंने आम आदमी को देखा है यहाँ के, मैंने जाना है, लोगों में ही उठता बैठता हूँ। तो यहाँ पे ये राजनीति करके नफरत बढ़ाते हैं।
सर आज कश्मीरियों को इतना पीड़ित, दुखी, इतना लाचारहीन दिखाया जा रहा है, लेकिन लोग नहीं जानते कि जो कश्मीर कहाँ रहते हैं, कश्मीर कौन सी झुग्गी झोपड़ियों में कश्मीरी दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। उन आज 7 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए, उनमें से कितने लोग वहाँ पे जो विस्थापित थे उनको स्थापित करने का कार्य इन्होंने किया है। तो ये तो सिर्फ ब्राह्मणों के दुख दर्द को, जख्मों को चीर के, इनके रोने पीटने को मचा के और फिर उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इनका कोई सरोकार नहीं है। खैर ने कश्मीर नहीं गए वो वापस लौट कर, लेकिन न्यूयॉर्क में जाकर अपना मकान बना लेते हैं, विदेशों में जाकर रहते हैं, लेकिन वो कश्मीर कभी वापस नहीं गए। देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। तो ये रियल लाइफ के हीरो हैं और अपने चंद स्वार्थ के लिए हम लोग साइको एनालिस्ट भी अपने, हमारी एक संस्था है नरेंद्र के साथी, नरेंद्र मतलब विवेकानंद, तो उसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, हर फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं। तो हम जब चेहरे का एनालिसिस करते हैं तो आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा घृणित, बहुत घिनौना चेहरा है। ये व्यक्ति जितना आपको इसका चेहरा उजला दिखता है उतना ही इसका दिल काला है। मीडिया पर क्या कहोगे? ये मीडिया की जो स्थिति है, जो गले लग रहे हैं, बड़ा दुखी हो रही है मीडिया। 4-4 बार रिपीट चल रहा है एक टेलीकास्ट शो। एक्टिंग, अब मीडिया पत्रकारिता नहीं कर रही है, एक्टिंग कर रही है। जब देश का प्रधानमंत्री का कार्य न करके एक्टिंग कर रहा है तो मीडिया भी एक्टिंग कर रही है और देश देख रहा है। ये देश मजबूर हो सकता है, मूर्ख नहीं है। और ओवरडोज हिंदुस्तान के में एक वो है, आपने सुना होगा कि कोई चीज़ वर्जित नहीं है, अति वर्जित है। अब ये अति पे जा रहे हैं और पाप का घड़ा जब तक भरता नहीं तब तक फूटता नहीं, तो अब ये फूटेगा। लेकिन जो अपने ही कश्मीरी हैं उनको बसाने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार? अगर प्रयास कर रही होती और ये लोग वहाँ पे बस गए होते तो मेरे दोस्त मुझे ये बताइए कि इस फिल्म को बना के देश में वोट कैसे लिए जाते। ये पहली सरकार है जो अपनी विफलता पे शर्मिंदा नहीं होती, अपनी विफलता पे माफ़ी नहीं मांगती, अपनी विफलता को उजागर करके ये उस पर वोट मांगती है। यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। 370 धारा हटाई थी, 35 से हटाया था, क्या उसके बाद में बसे हैं कुछ कश्मीरी वहाँ पर? मेरे पास ऑथेंटिक डेटा सरकार का नहीं है, लेकिन जो इन लोगों ने मुंह से ही बोला है, अपने ही मुंह से बोला है, तो इसमें इन्होंने करीबन 6000 परिवारों को वहाँ पे मकान बना के देने की कोशिश की थी। एक बात बताऊँ मैं आपको, लेकिन अभी गया, मैं आपको एक बात बताऊँ बहुत छोटी सी, कौन छोड़ के भागता है? अभी ये डायस्पोरा की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए आपके श्रोताओं से, दर्शकों से ये पूछना चाहूँगा कि उनमें से कितने, उसमें मैं संघ के बुद्धिजीवी भी चाहूँगा, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग आज की तारीख में जो है ब्राह्मणों के बाद वो अग्रवंशी और जैन है, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि डायस्पोरा की डेफिनेशन क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है, वो ये दें, तब इस पर बात करेंगे।